जब आप शीशे के पास खड़े होते हैं तो आप अपने आप को देख पाते हैं, आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। लेकिन जब आप खुली हुई किताब के पन्नों में अपने आप को देखते हैं तो आपको अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। आखिरकार ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन का जवाब पता करते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप एक कमरे में जाइए और उस कमरे के सारे लाइट ऑफ कर दीजिए और सारे दरवाजे खिड़कियां सारे के सारे बंद कर दीजिए, अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या दिखाई देगा उस कमरे में? आप बोलेंगे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। तो चलिए मैं आपके कमरे का लाइट ऑन कर देता हूं। अब मैं आपसे ये पूछूं कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे टेलीफोन दिखाई दे रहा है, टेप रिकॉर्डर दिखाई दे रहा है, टेबल दिखाई दे रहा है और भी बहुत सारे आपको चीजें दिखाई देने लगा। तो ये आपको दिखाई क्यों दे रहा है? आपका जवाब है क्योंकि लाइट है, इसीलिए लाइट के कारण दिखाई दे रहा है। तो चलिए मेरा एक और सवाल है आपसे। मान लीजिए कि आप बहुत ही अंधेरे सुनसान रोड पे खड़े हैं, तभी आपको एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। अब मेरा जो सवाल है कि ये जो बच्चा है, क्या ये बच्चा इस गाड़ी के अंदर जो बैठा हुआ ड्राइवर है उसको देख पाएगा? दूसरा सवाल ये है कि जो ड्राइवर इस गाड़ी में बैठा हुआ है, क्या वो इस बच्चे को देख पाएगा? आपका जवाब होगा कि जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर है वो आदमी इस बच्चे के फेस को देख सकता है, लेकिन ये बच्चा जो गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर है उसके चेहरे को नहीं देख सकता। ऐसा क्यों? जबकि लाइट तो यहां पर भी है। तो इसका ये मतलब हुआ कि सिर्फ लाइट का होना ही हमें विजिबल किसी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बनाता है। मतलब लाइट होगा और हम किसी चीज को देख लेंगे, ऐसा नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? तो शायद कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए हम लोग इस एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम किसी को या किसी ऑब्जेक्ट को देखने के काबिल तब होते हैं जब कुछ इस प्रकार का कंडीशन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो व्यक्ति है इस फूल को देख पा रहा है। इस फूल को ये क्यों देख पा रहा है? तो देखिए, जो लाइट है वो सन से आ रहा है और जो लाइट सन से आ रहा है वो इस फूल पर लाइट पड़ा और वहां से लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, वहां से लाइट बाउंस किया और बाउंस करने के बाद लाइट ठीक इसके आंखों में जा रहा है, जिसकी वजह से ये इस फूल को देख पा रहा है। मतलब ये व्यक्ति इस फूल को लाइट के कारण सिर्फ नहीं देख पा रहा है, ये व्यक्ति इस फूल को इसलिए देख पा रहा है क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। सिर्फ लाइट के कारण नहीं देख रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण देख रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी देख सकते हैं।
ये जो लड़की है इस पेड़ को देख रही है, तो क्यों देख पा रही है? क्योंकि जो लाइट है वो सन से आ रहा है और वो लाइट इस पेड़ पे पड़ रहा है और पेड़ से सारे लाइट टकराकर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बाउंस हो रहे हैं और इस लड़की के आंखों में जा रहे हैं और इसीलिए ये लड़की इस पेड़ को देख पा रही है। तो ये लड़की पेड़ को इसलिए नहीं देख पा रही क्योंकि यहाँ लाइट है, बल्कि इसलिए देख पा रही है क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये जो लड़का है इस किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसको देख पा रहा है। तो कैसे देख पा रहा है? देखिए यहाँ पर बल्ब का लाइट जो है इस ऑब्जेक्ट पे पड़ा और इस ऑब्जेक्ट से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर इसके आंखों में जा रहा है। इसीलिए ये जो व्यक्ति है इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है। ठीक उसी प्रकार ये किताब को आप देख पा रहे हैं, तो क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि इस टॉर्च से लाइट इस किताब पे पड़ी और इस किताब से लाइट रिफ्लेक्ट होके आंखों में जा रही है। इसीलिए ये जो व्यक्ति है इस किताब को देख पा रहा है। ठीक उसी प्रकार आप मेरे इस वीडियो को अपने किसी मोबाइल की स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो आप क्यों देख पा रहे हैं? शायद इसका जवाब आप निकाल पाएंगे। ठीक वही सवाल जो मैंने आपसे बहुत पहले पूछा था कि ये जो लड़का है वो ड्राइवर को नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि लाइट ड्राइवर से होते हुए रिफ्लेक्ट होकर इस बच्चे तक नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए ये लड़का इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए ड्राइवर को नहीं देख पाएगा, लेकिन ड्राइवर इस बच्चे को देख लेगा। क्योंकि जो गाड़ी से लाइट आ रही है इस बच्चे पर पड़ रहा है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर उस ड्राइवर की आंखों तक जा रहा है। इसीलिए वो ड्राइवर इस बच्चे को देख सकता है, लेकिन ये बच्चा उस ड्राइवर को नहीं देख सकता है। तो देखने का जो मेन रीजन होता है वो सिर्फ लाइट नहीं होता, बल्कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। अब मेरा आपसे एक और सवाल है, जब आप शीशे के पास खड़े होते हैं तो आप अपने आप को देख पाते हैं, आपको अपना चेहरा दिखाई देता है, लेकिन जब आप खुली हुई किताब के पन्नों में अपने आप को देखते हैं तो आपको अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। आखिरकार ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन का जवाब पता करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें इसको समझने के लिए दो टाइप्स के रिफ्लेक्शन को समझना होगा। रिफ्लेक्शन दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो लाइट आ रही है इसको हम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बोलेंगे, और जो लाइट यहाँ से बाउंस हो रहा है, मुड़ रहा है, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जो आपके रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट हैं वो सभी सेम डायरेक्शन में हैं, पैरेलल हैं। तो जब रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट सेम डायरेक्शन में होता है तो हम उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सरफेस वो काफी ज्यादा स्मूथ है, इसलिए रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेसेस में टेक्स प्लेस होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि कुछ लाइट जो यहाँ से ये जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट आ रही है, ये सारे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हैं। लेकिन यहाँ से लाइट मुड़ा, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एक इधर चला गया, फिर देखिए कुछ रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इधर चला गया, कुछ रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इधर चला गया। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मुड़ गए हैं। इसीलिए इसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहा करते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होने का कारण क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होने का जो कारण है वो है रफ सरफेस, मतलब कि स्मूथ सरफेस का ना होना।
सो अगर आपने इन दोनों को समझ लिया कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो आप अपने आप को शीशे में इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि शीशा काफी स्मूथ होता है और उससे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जो किताब के पन्ने हैं या कॉपी के पन्ने हैं, उसमें आप अपने चेहरे को इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि उसका जो सरफेस है वो बहुत ही ज्यादा रफ है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ नहीं है, इसीलिए उसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए आपको अपना चेहरा उसमें नहीं दिखाई देता। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि शीशे में आपको अपना चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है और खुली हुई किताब के पन्ने में आपको अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाई देता है। इसी तरह से अगर आप दीवार के पास खड़े हो जाए तो आपको अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा क्योंकि दीवार की जो सरफेस है वो काफी ज्यादा रफ है, स्मूथ नहीं है, जिसकी वजह से वहां से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करता है, इसीलिए आपको अपना चेहरा उसमें नहीं दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट को समझेंगे। तो देखिए, रे ऑफ लाइट हमारा वो होता है जब लाइट का एक किरण निकलता है, एक लाइट सिर्फ सिंगल लाइन आपको दिखाई दे रहा है, तो इस सिंगल लाइन को हम रे ऑफ लाइट बोला करते हैं। और जब यही सिंगल लाइन ढेर सारे लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि देखिए ये रे एक नहीं कई हो गए, तो इसको हम बीम ऑफ लाइट बोला करते हैं। तो जैसा कि यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर लाइट आ रहा है, एक्चुअली ये बीम ऑफ लाइट है। सो रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट, इनमें से हम ज्यादातर जो भी चीजें पढ़ेंगे फिजिक्स में वो रे ऑफ लाइट के थ्रू ही इंडिकेट करेंगे। और ज्योमेट्रिकल केसेस में हम लोग ज़्यादातर किसी भी इमेज को बनाने के लिए रे ऑफ लाइट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होगा कि हम ढेर सारा रे ऑफ लाइट बनाएंगे। अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, तो चलिए देखते हैं। जो लाइट पड़ता है, जो लाइट कहीं सोर्सेस से आता है, उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। और जो लाइट यहाँ से बाउंस आपको होते हुए दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये लाइट आ रहा है, ये जो रे है वो आ रहा है, तो हम इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और ये लाइट बाउंस होके जा रहा है, तो इस बाउंस होके जो लाइट जा रही है, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। अब इसके कुछ लॉज हैं, अब लॉज को भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता कैसे है, तो हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर से ध्यान दीजिए, जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल रे है, इसके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये आपका रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है और ये आपका नॉर्मल है। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट के बीच का जो एंगल है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से ध्यान दीजिए, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है ये वाला, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट। इसमें गलतियां बहुत होती हैं, इसलिए मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूं और आपको कुछ क्वेश्चन देके टेस्ट भी करूंगा। ओके, अब क्या लॉज है इसके बीच में? तो पहला जो लॉ है वो ये है कि जो
इंसिडेंट रे है मतलब कि ये वाला रे, और जो रिफ्लेक्टेड रे है मतलब कि ये वाला, और जो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब ये वाला जो कि 90 डिग्री पर गिर रहा है इस मिरर पर। ये सब के सब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई करेंगे सेमी प्लेन पे, मतलब कि इसी प्लेन पे, इस मिरर पे ही क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई कर रहा है। दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ जो हमारा है वो ये है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसे याद रखना कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। थर्ड लॉ है हमारे पास कि जो इंसिडेंट रे है वो ऑपोजिट होगा रिफ्लेक्टेड रे के। इंसिडेंट रे इधर है और रिफ्लेक्टेड रे जस्ट इसके अपोजिट है। सो आई थिंक आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझ लिया होगा। अब देखिए ये हमारा एक मिरर है और मिरर को हम अपनी थ्योरेटिकल चीज़ों में इस प्रकार से बनाते हैं। ऐसा हम बताते हैं कि सिल्वर का कोटिंग किया हुआ है। मिरर को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए सिल्वर का कोटिंग किया होता है। अब ये लाइट इस प्रकार से आया और यहाँ से टकराने के बाद ये लाइट इस तरह से बाउंस कर गया। जो लाइट आता था उसे हम क्या बोलते थे, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, और जो बाउंस कर जाता था उसको हम क्या बोलते थे, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। तो यहां से क्या होता था कि एक नॉर्मल जो है वो बनता था हमारा। ओके, अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये एंगल, यहां का एंगल आपका 60 दिया हुआ हो, तो मुझे ये बताइए कि ये वाला एंगल हमारा कितना होगा। क्या आपने जवाब दिया 60? अगर आपने ऐसा कहा कि यह एंगल 60 है तो आपका जवाब गलत है। अब आपका जवाब गलत क्यों हुआ? क्या आपने ये पता किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? तो कहीं आप ये तो नहीं समझ बैठे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है। एक्चुअली देखिए मैंने क्या कहा था कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये मिरर के सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच है। जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कब बनता है? जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा तब बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपको तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पता ही नहीं है, तो आप इस एंगल को कैसे बता दिए? तो हम कैसे कैलकुलेशन करें? तो इसका सीधा सा फंडा ये है कि ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल से यहां तक देख लीजिए, ये फाइनली एक्चुअली है कितना, तो ये हमारा होगा 90 डिग्री, और इसमें से हमें ये वाला दिया हुआ है 60 डिग्री। तो क्या मुझे ये वाला नहीं मिलेगा? तो मिल जाएगा कितना, 30 डिग्री। तो मुझे क्या मिला, एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला। अब मुझे पता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना निकल चुका है, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे कितना मिलेगा, तो ये मुझे 30 डिग्री मिलेगा। सो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में ये बात ध्यान में रखना है। मेरा एक और सवाल है आपसे। सवाल ये है कि मान लीजिए कि एक कार किसी सड़क पे दौड़ रही है। अब ये जो कार चल रही है, अब कोई आदमी दुकान पे बैठा हुआ है, सैलून दुकान पर, और उसको ये कार जो है दिखाई देती है। लेकिन ये जो कार सड़क पे चल रही है ये 2 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार से चल रही है। तो
तो सैलून के शीशे पर जब कोई व्यक्ति इस कार को देखता है तो यही कार इसे कितनी स्पीड से चलता हुआ दिखाई देगा? आपका क्या जवाब है? क्या ये 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है शीशे में? अगर आपने ऐसा कहा तो गलत है, क्योंकि अगर आप शीशे में इस कार को देखेंगे तो ये कार एक्चुअली 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलेगी, क्योंकि जो ओरिजिनल स्पीड है ऑब्जेक्ट का, जब हम उसे मिरर में देखेंगे तो उसका जस्ट डबल हो जाता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा और इसकी प्रूफ जो है वो आपको हायर क्लासेस में बताई जाएगी। लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? तो जैसा कि आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा लैटरल इन्वर्जन के कारण ही लिखा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप F ऐसे लिखते हैं तो मिरर में आपको ऐसे दिखाई देगा, और अगर आप क ऐसे लिखते हैं तो मिरर में आपको ऐसे दिखाई देगा, और अगर आप R ऐसे लिखते हैं तो आपको R ऐसे दिखाई देगा। मतलब लेफ्ट का चीज राइट में और राइट का चीज लेफ्ट में दिखाई देता है। तो जब लेफ्ट का चीज राइट में दिखाई दे और राइट का चीज लेफ्ट में दिखाई दे तो उसको हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। इसीलिए एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस से जो वर्ड लिखा होता है, ये वर्ड उल्टा करके लिखा होता है, क्योंकि जो गाड़ी के पास मिरर में जब वो दिखाई दे तो सब के सब सीधा हो जाए, लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट इजीली उसको दिखाई दे और पढ़ सके कि एम्बुलेंस आ रहा और उसको जल्दी से जाने के लिए मौका दे सके वो। प्लेन मिरर के इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब हम प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं वो डील करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, ये हमारा प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के पहले एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बना है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपका इमेज बना है वो वर्चुअल और इरेक्ट बना है प्लेन मिरर पे। वर्चुअल कहने का मतलब कि मिरर के बाद इमेज बना हुआ है, इस लड़की का मिरर के बाद इमेज बना हुआ है, और ऐसे इमेज को हम वर्चुअल बोलते हैं। और इरेक्ट कहने का मतलब कि इसका सर ऊपर है तो देखिए सर ऊपर ही दिखाया जा रहा है, तो इसी को वर्चुअल एंड इरेक्ट बोला करते हैं। यहाँ पर भी वही देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पे इसका इमेज है, तो यहाँ पर जो इमेज बना है वो मिरर के बाद में बना है। सो हम बोलेंगे कि ये वर्चुअल इमेज है, और सीधा भी है तो इसे हम इरेक्ट बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना। रियल इमेज। रियल इमेज हमारा वो कहलाता है जो इमेज स्क्रीन पर बनता हो। तो देखिए ये जो कैंडल जल रहा है, इस कैंडल का इमेज आपको एक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो द इमेज विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, दैट इमेज इज नॉन एज रियल इमेज। तो ये हमारा रियल इमेज का एग्जाम्पल हुआ। उसी तरह से आप जब सिनेमा घरों में जाते हैं तो सिनेमा की स्क्रीन पे जो आप देखते हैं वो भी आपका रियल इमेज का एग्जाम्पल होता है। वो जो इमेज बनता है वो स्क्रीन पे बनता है, सो ये भी आपका रियल इमेज होगा। और अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं तो वर्चुअल इमेज उसे कहा करते हैं जो इमेज स्क्रीन के अंदर बनता है, स्क्रीन पे नहीं बनेगा, स्क्रीन के अंदर बनता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल के तौर पर इन सबको समझ सकते हैं कि एक कैंडल का इमेज मिरर के जस्ट बाद में बना है, मिरर के अंदर बना है, सो हम कहेंगे कि ये हमारा वर्चुअल इमेज होगा। उसी तरह से इस बच्चे का इमेज मिरर के अंदर बना है, इसीलिए ये भी आपका वर्चुअल इमेज कहलाएगा। यही नहीं, उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो इमेज का साइज होता है वही साइज ऑब्जेक्ट का भी होता है। मतलब अगर मान लीजिए कि जितना हाइट इस लड़की का है उतना ही हाइट इस लड़के के इमेज का भी है, मतलब दोनों का साइज क्या है, सेम है। यहाँ पे भी देख लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वही हाइट यहाँ पर इस इमेज का भी है,
तो इमेज का जो साइज होता है और जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वो प्लेन मिरर में इक्वल होता है। अब दूसरी बात अगर हम करें कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, देखिए ये हमारा प्लेन मिरर है, तो यहां से जो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और इमेज का डिस्टेंस देखिए इस प्लेन मिरर से, वो दोनों का डिस्टेंस सेम होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहां से लेकर ऑब्जेक्ट की दूरी 2 मीटर है तो इस प्लेन मिरर से लेकर इस इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी, 2 ही मीटर होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर होगा वो इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और एक चीज जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी प्लेन मिरर में इमेज बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है, लैटरल इन्वर्जन हुआ करता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। अब मेरा इस पर एक सवाल है। अब देख लीजिए ये हमारा प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर से राम जो है वो यहां से प्लेन मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है, यहां से ये 2 मीटर की दूरी में खड़ा है। कितने? 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो अगर जो राम है 1 मीटर मिरर की तरफ बढ़ता है, अब राम आगे चलता है और मिरर के थोड़ा सा नजदीक जाता है, तो अब मिरर और राम के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो हो जाता है 1 मीटर। अब आपको ये बताना है कि केस 2 में, ये हमारा केस 2 और ये हमारा केस 1 है, आपको ये बताना है कि ऑब्जेक्ट से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस केस 2 में कितना होगा। तो सिंपल है, आपको ये पता है कि अगर राम मिरर से 2 मीटर की दूरी पे खड़ा है तो राम का जो इमेज बनेगा मिरर से वो भी कितनी दूरी पर बनेगा, 2 मीटर की दूरी पर बनेगा, क्योंकि इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस है दोनों का कुल मिलाकर कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। ठीक उसी तरह से अगर राम केस 2 में क्या करता है कि मिरर की तरफ चला जाता है 1 मीटर, तो वो 1 मीटर बचता है, तो इसका इमेज भी मिरर पे कितना बनेगा, 1 मीटर बनेगा। तो इस मतलब ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और जो इमेज का डिस्टेंस है उन दोनों का डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। सो फाइनली यही आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर से, वही डिस्टेंस इमेज के लिए भी होता है प्लेन मिरर से। सो आई थिंक आप इसे समझ चुके होंगे।